तो अभी सेशन हमारा रिकॉर्ड हुआ है। तो आज की क्लास में स्पेशली फोकस करना है कि कैसे जीएसटी के रजिस्ट्रेशन को हम ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए मैं पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बात करूंगा केवल और केवल जीएसटी के बारे में, उसके रजिस्ट्रेशन के बारे में, इसका रजिस्ट्रेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है और उसके अंदर आज बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने वाले हैं। तो वॉइस और साउंड और वीडियो किसी का भी अगर इश्यू होता है तो मुझे प्लीज 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 चैट बॉक्स में टाइप करके बता देना। और साथ के साथ कॉपी पेन लेकर अगर रखे रहते हो, कॉपी पेन अगर आप लेके बैठे रहते हो और नोट करते रहते हो दैट इज सो फॉर सो गुड, उससे आप बहुत बेहतर तरीके से सीख जाओगे। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर मेरी साउंड वीडियो सबको क्लियर है तो टाइप ओके इन चैट बॉक्स। पूरी तरीके से अगर क्लियर है guys type OK in chat box if my sound and video is absolutely clear. ब्रेक हो रही है बीच बीच में। सर डिस्टरबेंस हो रही है आपकी साइड से। क्या डिस्टरबेंस करो? एक्स्ट्रा वॉइस आ रही है, एक्स्ट्रा वॉइस आ रही है। पूरी तरीके से आएंगे यार, मैं किसी ऑफिस में इतनी भी तो आ रही है तो मैं माइक को लेकर मैं बोलूंगा माइक के पास बैठ के हेलो। क्लियर नहीं आ रही है उससे। अभी तुम बात कर रहे हो क्या? बात कर रहे हो क्या? बात कर रहे हो क्या? कोई करो क्लास में। अब बताओ। हेलो हेलो, अब क्लियर है? हेलो 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 हेलो, नॉट क्लियर, ऑलमोस्ट क्लियर। ओके सर। हेलो सर, गेट बंद कर दो, गेट बंद कर दो। अब आ रही है आवाज? हेलो हेलो, जल्दी जल्दी बताओ भाई, आवाज सही आ रही नहीं आ रही? हेलो करो स्टार्ट। ठीक है, जिसको भी वॉइस ब्रेक हो प्लीज मुझे बता देना, मैं उसको दोबारा क्लियर कर दूंगा और सेशन अभी मैं रिकॉर्ड करना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो हाउ टू अप्लाई जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन। आज हमें सीखना है कि कैसे हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली 2 क्लासेस लगेंगी, एक आज मंडे को और एक अगली क्लास होगी वेडनेसडे को। कल आपकी कोई क्लास नहीं होगी। कल आपको जो मैं पीपीटी प्रेजेंटेशन सेंड करूंगा इसको पूरा रीड करना है और होमवर्क करना है, और जो मैं आपको होमवर्क सेंड करूंगा वो कंप्लीट करना है। वेडनेसडे को मैं आपको इसका ऑनलाइन प्रोसेस बताऊंगा पूरा दिन। बट आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के बेसिक में, जिसमें बेसिक्स क्लियर करेंगे बहुत ही ज़्यादा। तो स्टार्ट करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, हाउ टू अप्लाई जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले डॉक्यूमेंट समझ लेते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए विद इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हमें समझना है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है पैन कार्ड कॉपी। पैन कार्ड का स्कैन कॉपी चाहिए अगर आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करना है। आधार कार्ड की कॉपी चाहिए। अपना बिजनेस का जो रजिस्ट्रेशन आपका अपने ले रखा है, यानी कि उसका इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट जिसमें आपका सिन नंबर होता है वो भी चाहिए होता है, उसका भी स्कैन कॉपी। या फिर कोई भी रजिस्ट्रेशन जो आपने एमएसएमई से, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की वेबसाइट से करवा रखा है, कोई भी नॉर्मल सा रजिस्ट्रेशन का एक प्रूफ, उसकी स्कैन कॉपी चाहिए होती है। फिर चाहिए होती है गाइस बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट। बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट आपको पता ही है, पासबुक का फ्रंट पेज
और कैंसल्ड चेक, या फिर कैंसल्ड चेक भी चलेगा, उसका स्कैन कॉपी भी दे सकते हैं आप। आपकी पर्सन यानी कि आपकी खुद की जो प्रोप्राइटर है, ओनर है, मालिक है, उसकी फोटो की स्कैन कॉपी, मतलब जो मैंने अभी आपको दिखाऊंगा। पर्सन का एड्रेस प्रूफ स्कैन कॉपी। एड्रेस प्रूफ मतलब उसका आधार आ सकता है इसमें, उसका डीएल आ सकता है, जहाँ पे उसका एड्रेस प्रूफ पता चल रहा है। उसका बिजली का बिल भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि आधार में, डीएल में, बिजली के बिल में आपका एड्रेस मेंशन्ड होता है, तो वो एक एड्रेस प्रूफ का कॉपी आपको इसमें सबमिट करना पड़ेगा। ऑफिस का एड्रेस प्रूफ का स्कैन कॉपी भी आपको चाहिए, यानी कि जो आपका ऑफिस है, जहाँ पर आपका ऑफिस है, उसका एड्रेस प्रूफ पता करने के लिए आपको बिजली का बिल लेना पड़ेगा और उसको स्कैन करना पड़ेगा। और एक होता है लेटर ऑफ ऑथराइजेशन सिग्नेटरी। ये कंपनीज के केस में चाहिए होता है। ये कब चाहिए होता है? जब आप एक तरीके से क्या होता है, ऑथराइज लेटर होता है एज अ प्रूफ दैट अ वैलिड पर्सन इज ऑथराइज टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगर आप मान लीजिए एक ऑथराइज सिग्नेटरी क्रिएट कर रहे हैं अपने बिजनेस के अंदर, जिसके बिहाफ में ही सब लीगल सिग्नेचर वाला काम होगा, तो ऑथराइज लेटर का प्रूफ चाहिए होता है, ठीक है, एक वैलिडेट पर्सन के द्वारा, जिसमें हम सामने वाले को स्वीकृति दे रहे हैं कि ये हमारे बिहाफ में हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट मैनेज कर सकता है, मेंटेन कर सकता है। उसको लेटर ऑफ ऑथराइजेशन देते हैं, ठीक है। लेटर ऑफ ऑथराइजेशन बोलते हैं जहाँ पर मालिक अपनी रजामंदी से कहता है कि भाई मेरे बिहाफ में मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन ये करेगा। फिर आता है ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये तो देना ही देना है, क्योंकि इसके अंदर आपका ओटीपी आता रहेगा। ओटीपी का फुल फॉर्म पता है किसी को? वन टाइम पासवर्ड। वन टाइम पासवर्ड। वंशिका वन आवाज नहीं टाइम आ रही? पासवर्ड। वंशिका आपको आवाज नहीं आ रही है? वंशिका हेलो, थोड़ा कोशिश करो बेटा ऐसे एरिया में बैठने की जहाँ पर वॉइस आए। बाकी किसी को भी अगर वॉइस क्लियर ना, मुझे इमीडिएट के बताना। हेलो, जिससे कि मैं क्लास में एक रिदम चलती रहे, सबको समझ में आना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेशन ऑलरेडी रिकॉर्डेड हो ही रहा है। फिर आता है डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है? डिजिटल सिग्नेचर आपको चाहिए होता है, इसको भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो ये 10 की 10 चीजें चाहिए आपको, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जीएसटी का रजिस्ट्रेशन के लिए। और आपको जानकारी के लिए मैं एक और चीज बता दूं, 1500 से 2000 रुपये लगते हैं जीएसटी के रजिस्ट्रेशन में, अगर आप सीए से करवाते हो या फिर किसी चार्टेड पर्सन से करवाते हो, तो वो पैसा आपको ना पे करना पड़े, ठीक है? या फिर आप उससे करवाओ भी तो आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कितना टफ ये है। प्लस कभी ऐसा कंपनी के अंदर हुआ कि आपको ये काम दे रखा है, वर्क दे रखा है कि आप रजिस्ट्रेशन करवाइए, आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन करिए जीएसटी के अंदर, तो आपको भी आना चाहिए। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, थोड़ा सा इसमें टेक्निकल भी हमें जाना है और बेसिक्स को भी क्लियर करना है। वेडनेसडे को मैं ऑनलाइन प्रोसेस बताऊंगा, आज मंडे को मैं पूरा थ्योरी क्लियर करूंगा, ट्यूसडे को कोई क्लास नहीं होता। लास्ट पॉइंट आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर फाइल का साइज डज नॉट फिट एट अपलोड टाइम, मान लीजिए आपने कोई फाइल अपलोड करी, उसका जो साइज है वो फिट नहीं हुआ, देन डिक्रीज इट यूजिंग एमएसपी। मान लीजिए कोई फाइल, जैसे कि आप एसएससी का फॉर्म देखते हैं, एसएससी के फॉर्म में आपको फोटो अपलोड करनी पड़ती है, अराउंड 230 इंटू 240 की डायमेंशन की फोटो आपको एसएससी के टाइम पे अपलोड करनी पड़ती है अपनी फोटो। तो उस फोटो का जो डायमेंशन होता है आपको कैसे मिलेगा? एमएस पेंट से। एमएस पेंट का अगर आप उस फोटो को खोलते हो और उसको आप रिसाइज करते हो, तो एक डायलॉग बॉक्स आता है इस तरीके से। इसको रिसाइजर्स क्यों बोलते हैं? रिसाइज का मतलब होता है फोटो का रेशियो बदलना, जिससे कि उसका साइज कम हो पाए, केबी कम हो पाए। और स्क्यू का मतलब होता है उसको टिल्ट करना, उसका एंगल चेंज करना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली। ये सब चीजें इसमें रिक्वायर्ड होती है जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के टाइप में। एक एक नॉलेज इंपॉर्टेंट है। आपको कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, कोई अलग से सॉफ्टवेयर जिससे कि आपको पिक्चर का साइज कम करना पड़े, आप सिंपली इससे भी कर सकते हैं। तो ये सब डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं अगर आपको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करना है। ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप इसी वक्त कॉपी में नोट कर लीजिए, छोटा छोटा बना बना।
जिसने नोट कर लिया मुझे बता दो फटाफट चैट बॉक्स में टाइप करके, जिसने नोट कर लिया। ठीक है, पढ़ते आएंगे। अब मैं रजिस्ट्रेशन के कुछ स्टेप्स आपको बता रहा हूँ, ध्यान समझना। जीएसटी के अंदर अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है अपने बिजनेस का, उसको लीगली शो करना है, कंपनी को अगर लीगली शो करना है तो उसके स्टेप्स समझ लीजिए। स्टेप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन विद नोट्स, ध्यान समझने के कोड को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है गो टू जीएसटी पोर्टल। पोर्टल का मतलब होता है कोई भी एक ऐसी जगह जहां पर हम ऑनलाइन उसको एक्सेस कर सकते हैं। मान लीजिए आप टिकट काउंटर में टिकट लेते हैं, टिकट काउंटर में जब आप टिकट लेते हो तो वो भी पोर्टल ही है। पोर्टल का मतलब सिंपली हो गया एक वेबसाइट, ठीक है, एक सर्वर जहां पर इंफॉर्मेशन अपलोड होती है और इंफॉर्मेशन वहां से डाउनलोड करते हैं। अपलोड कौन करता है? जीएसटी काउंसिल, ठीक है, वहाँ बैठक होती है। फिर जीएसटी काउंसिल में जो बैठक होती है वो सब मीटिंग्स करने के बाद जो भी अपडेट्स होती है, अमेंडमेंट्स होती है, वो पोर्टल में जाकर वो अपलोड कर देते हैं और हम व्यापारी लोगों से डाउनलोड करते हैं। तो हमें जीएसटी के पोर्टल में जाना है। सिंपली पोर्टल का मतलब हो गया एक सर्वर जहाँ पर जीएसटी की जानकारी है। दूसरा पॉइंट है, ये है पोर्टल का एड्रेस। इस पोर्टल के एड्रेस के अंदर हमें डिफाइन करना होता है यूआरएल। जब आप गूगल क्रोम पे जाएंगे तो गूगल क्रोम के ऊपर सबसे ऊपर एड्रेस बार होती है। एड्रेस बार में अगर आप कंट्रोल एल दबाएंगे या फिर गूगल खोल के कंट्रोल एल दबाएंगे तो एड्रेस बार आएगी। आपको ये वाली वेबसाइट डालनी है, worldwideweb.gst.gov.in, ये वेबसाइट है, यही वेबसाइट है जीएसटी पोर्टल की। तीसरे स्टेप में आपको सर्विसेज पे जाना है। सर्विसेज के अंदर रजिस्ट्रेशन के अंदर न्यू रजिस्ट्रेशन, ठीक है, सर्विसेज के अंदर रजिस्ट्रेशन के अंदर न्यू रजिस्ट्रेशन। न्यू रजिस्ट्रेशन क्यों बताइए आप लोगों को? क्योंकि आप जीएसटी के अंदर अपनी कंपनी को रजिस्टर करना चाहते हैं। फिर आपको अपनी डिटेल्स डालनी है, जैसे कि आप टैक्स पेयर हो, ये जरूर डालना है। मैं बेसिक डिटेल ही दिखा रहा हूँ जो आपको डालनी ही डालनी है, जैसे कि टैक्स पेयर, आप एक टैक्स पेयर हो, आप यूपी के हो, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो गाजियाबाद है, आपके बिजनेस का नाम ये है एनआईपीएस वर्क है, आपका बिजनेस का जो पैन नंबर है, ध्यान रखना बिजनेस का पैन नंबर आएगा यहाँ पे, ठीक है, AAPW5432 है, और फिर उसका ईमेल आईडी और फोन नंबर जो मैंने आपको बताया। ये सब डिटेल्स आपको सबमिट करनी है, बेसिक लेवल की डिटेल्स। ये बेसिक लेवल की डिटेल्स डालने के बाद गाइस फिफ्थ नंबर स्टेप में एक बटन आता है क्लिक प्रोसीड। प्रोसीड पे क्लिक कर देना। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपको मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा और ईमेल पे एक ओटीपी आएगा। ये दो ओटीपी होते हैं, उसको वन टाइम पासवर्ड पे बोलते हैं, ठीक है। ओटीपी का जो सिस्टम है ये क्रिएट किया गया था बहुत पहले। एक बहुत बड़ी चोरी हुई थी करोड़ों की, जिस वजह से ओटीपी का आया था, ओटीपी का जन्म हुआ था। अगर आप इंटरनेट पर जाएंगे तो आपको देख सकते हैं कि ओटीपी बहुत बड़ी चोरी की वजह से ओटीपी आया था, वन टाइम पासवर्ड। और ये बहुत ही सिक्योर होता है क्योंकि ये तुरंत 5 मिनट्स के बाद 2 मिनट्स के बाद ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है, क्रैश हो जाता है। इससे आपका पार्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका होमवर्क ही ये है जो आपको कल करना है। आपको खुद से जीएसटी के पोर्टल में जाना है, सर्विसेज के अंदर रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन, खुद से प्रोसीड पे क्लिक करके मोबाइल ईमेल ओटीपी डालेंगे और पार्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके जो भी आपके पास मेल आया, जो भी आपके पास प्रूफ है कि मेरा काम हो चुका है, उसका स्क्रीनशॉट आप मुझे मेल कर देंगे। क्लियर? तो 7 स्टेप में आपने जीएसटी का पार्ट ए कंप्लीट कर लिया, जो कोई भी कर लिया। अब एक बहुत बढ़िया बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए जो आपको समझिए। शालिनी नेगी कह रही है कि जिनका कैमरा ऑन है उनकी वजह से थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है। पर बेटा कैमरा तो शायद किसी का ऑन नहीं है, वो मैं देख लेता हूँ। कैमरा ऑन होने की वजह से भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड मीनाक्ष और तुषार। आप लोग कैमरा बेटा ऑफ कर दो, देखते हैं कि मीटिंग में कोई दिक्कत नहीं होती। कैमरा ऑफ कर लीजिए। ऋतिक आप भी कर दो, कैमरा ऑफ कर लो, थोड़ा सा हो सकता है। ठीक है, तो आपका ये होमवर्क है, आपको पार्ट ए पूरा का पूरा कंप्लीट करना है। ऑफ करना है, ऑफ हो रहा है, तो ऑन करके सब ऑफ, कैमरा ऑफ कर दीजिए। ऑफ, OFF बंद। ठीक है जी, करता हूँ मैं आगे। तो अब इसके अंदर हमने पार्ट ए तक आपको फिनिश करना है। कल बढ़ते हैं आगे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं बताना चाह रहा था वो ये है कि हम इसमें बिल्कुल जिम्मेदार नहीं होंगे अगर आपने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले लिया।
ध्यान रखना मेरी इस बात का, आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, आप बस उसके स्टेप्स को समझ रहे हो। गलती से मजे मजे में, अगेन इसको रिपीट कर रहा हूँ, मार्क माय वर्ड्स, गलती से भी पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट मत कर देना, क्योंकि अगर आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो गया तो ध्यान रखना आप गवर्नमेंट की नजर में आ जाओगे, आप ट्रैक हो जाओगे, और अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं करी तो आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है। एक पर्सन था, उसने बिजनेस सेटअप, बिजनेस की कोई नॉलेज तो है नहीं, बिजनेस स्टडीज पढ़ने से थोड़ा बिजनेस की वैल्यू आ जाती है, प्रैक्टिकली समझना पड़ता है चीजों को। तो उसने क्या करा था, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर दिया और पर डे के हिसाब से उसके 100 रुपीज बैठ गए, जिस वजह से उसको 12,000 रुपीज पे करने लगे। ध्यान रखना, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट मत कर देना, ये कोई नॉर्मल साइन अप की प्रोसेस नहीं है, सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स मत डाल देना, मैंने बस इतना ही आपको बोला है काम करने। इसके बाद रुक जाना, परसों मैं खुद कराऊंगा। सबको क्लियर है तो टाइप कर दो ओके, और कोई डाउट है पूछ सकते हो। रुचि का कैमरा ऑफ कर दो बेटा। ठीक है ठीक है, ठीक है। पढ़ते हैं आगे। अब इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आता है, पार्ट नंबर स्टेप नंबर 8, वो ये है कि टीआरएन आपका जनरेट हो जाएगा। ये टीआरएन क्या होता है? टीआरएन का मतलब होता है टेम्परेरी रेफरेंस नंबर। ये एक ऐसा रेफरेंस नंबर होता है जिसको आप दिखाकर दोबारा से आपको ये प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। आपको जीएसटी टाइम देता है अराउंड 40 डेज का। तो टीआरएन जनरेट होने के बाद आपके पास जो निश्चित समय रहेगा, उस निश्चित समय के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना है। टीआरएन जनरेट हो जाएगा पार्ट ए के बाद, वही टीआरएन आपको मुझे सेंड करना है। ठीक है, टेम्पररी रेफरेंस नंबर इसका फुल फॉर्म होता है, और इसको कॉपी में भी आप नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है और ये किसी को शो नहीं करना। तो 8 स्टेप्स आपको कल का होमवर्क करने हैं। फिर आता है स्टेप नंबर 9। स्टेप नंबर 9 में आपको दोबारा वही प्रोसेस अपनानी है। जीएसटी पोर्टल में जाना है, सर्विसेज में जाना है, रजिस्ट्रेशन में जाना है, देखो वही लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन में जाना है। इस बार आपको न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक नहीं करना, आपके पास तो रजिस्ट्रेशन का टीआरएन आ चुका है। अब आपको टेम्पररी रेफरेंस नंबर मिलेगा जो आपको ऑलरेडी स्टेप नंबर 8 में मिला था, उसको आपको टाइप करना है। फिर आपको टीआरएन टाइप करने के बाद ओटीपी डालना। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एंटर टीआरएन विद ओटीपी। जब आप टीआरएन नंबर डालते हो तो टीआरएन भी लिखना होता है उसके साथ में। बहुतों को ये नहीं पता कि टीआरएन नंबर के एंड में जो टीआरएन आता है वो भी हमें डालना होता है। तो टीआरएन नंबर पूरा का पूरा आप डालेंगे विद टीआरएन, और उसके साथ ओटीपी भी डालेंगे, तो एक बटन आता है एक्शन का। उस एक्शन का बटन पे आप क्लिक करेंगे, वो कैंसिल का एक बटन होता है, और फिर आपको ये सारे के सारे बिजनेस की डिटेल्स डालनी है। ये सारी डिटेल्स अगर आप सबमिट कर देते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। एक बार मैं कर चुका हूँ, उसी का ये स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहुत अच्छा लगता है जब आप एक पूरी प्रोसेस कंप्लीट कर देते हो, बट आपको एक पूरी तरीके से ध्यान रखना है, आपको फिनिश नहीं करना है, क्योंकि मैंने बताया इसमें फिर दिक्कत हो सकती है अगर आपका एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाए। बिजनेस की डिटेल, प्रोमोटर की डिटेल, ऑथराइज सिग्नेटरी, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, गुड्स एंड सर्विसेज, बैंक अकाउंट, ट्रेड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन सब बताऊंगा मैं, कुछ वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद। अगला स्टेप क्या है, सेलेक्ट प्रोपराइटर। उसके बाद आपको प्रोपराइटर सेलेक्ट करना है, क्योंकि आप बिजनेस के मालिक हो, अकेले मालिक होते तो प्रोपराइटर लेना होता है। फिर आता है ये वाला डिटेल जिसको बोलते हैं स्टेट ज्यूरिसडिक्शन डिटेल्स। ये ज्यूरी की डिटेल्स होती है, और ये सबसे कंफ्यूज डिटेल्स होती है, क्योंकि बहुतों को ये नहीं पता कि कमिशन रेट डिवीजन रेंज कैसे दिखता है। एक्चुअली में क्या होता है कि आपका जो एसएससी है, यानी कि आपका जो मालिक है, जो टैक्स गवर्नमेंट को देगा, उसका एक सीरियल नंबर होगा जो गवर्नमेंट डिफाइन करती है अपनी वेबसाइट में। तो नीचे ही एक ऑप्शन आता है रेफर द लिंक। अगर उस लिंक पे क्लिक करते हो तो डिवीजन कोड और रेंज कोड आता है उनके लिए जिनका एसएससी का नाम ए से लेकर एस तक होता है, ठीक है, टी से लेकर जेड तक होता है। तो उनके नाम के लिए अलग अलग डिवीजन डिफाइन किए गए, कमीशन रेट डिफाइन किया गया, रेंज। तो वो डिटेल आपको इस वेबसाइट से जाकर मिलेगी, जो उसी के अंदर एक लिंक आता है, वहीं पे आता है जीएसटी के अंदर छोटा सा। फिर क्या है, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एंड डेट ऑफ लाइबिलिटी। जब आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ आपको वो डेट डालनी है, और जब आपके बिजनेस के अंदर लाइबिलिटी आई जीएसटी रजिस्ट्रेशन की, वो डेट डालनी है। ध्यान से देखो, मैंने बिजनेस की डेट ऑफ लाइबिलिटी को ग्रेटर देन का सिंबल क्यों दे रखा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ होगा तो एक ही दिन के अंदर 40 लाख का टर्नओवर हुआ ही नहीं होगा। एक ही दिन के अंदर आपके ऊपर लाइबिलिटी तो चढ़ी नहीं होगी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की, ठीक है, वो बाद में होगी ना। इसीलिए जो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस होगी वो वाली डेट पहले होगी डेट ऑफ लाइबिलिटी से। कभी आप ये मत कर देना कि डेट ऑफ लाइबिलिटी आप आगे की पीछे की डाल दो, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस बाद की डाल दो, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये अननेचुरल बात है।
फिर आता है इंडिकेटिंग एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन फील्ड। अगर आपका एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन है, मान लीजिए आप बैंक में पहले डीलर थे, आप एक्साइज के डीलर थे, तो इस पर एक फील्ड आती है एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन वाली, उसको आप देखेंगे तो आप उसके अंदर डिटेल डाल सकते हैं। बट अगर आप जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं तो आपको टीआरएन नंबर डालना है उसमें, आपको टीआरएन लिखना है अदर्स के अंदर, फिर अपना टीआरएन पूरा नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर के अंदर डालकर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में आज की डेट डालनी है बस। फिर अदर इन्फॉर्मेशन भी डालनी है। अदर इन्फॉर्मेशन में ऑथराइज सिग्नेटरी वाली जो इन्फॉर्मेशन आएगी उसमें आपको यस करना है। क्यों यस करना है? क्योंकि प्रोप्राइटर ही ऑथराइज सिग्नेटरी होता है, ठीक है। अगर आप एक मालिक हो अपने बिजनेस के तो आपको उसी इन्फॉर्मेशन के नीचे एक ऑप्शन मिलेगा ऑल्सो ऑथराइज सिग्नेटरी, उसको आपको टिक करके ओके कर देना, क्योंकि आप ही मालिक हो तो आप ही ऑथराइज सिग्नेटरी हो, आप अपने बिहाफ में किसी को खड़ा नहीं करोगे। नेचर ऑफ बिजनेस पे रिटेल बिजनेस आप ले सकते हैं, और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में नो आप टाइप कर सकते हैं, क्योंकि आपका दूसरी जगह कोई बिजनेस नहीं। ये 16 स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। बट आपको ये पूरा करना नहीं है, तो मैंने क्यों बताया, क्योंकि आज हम बेस क्लियर कर रहे हैं। वेडनेसडे को मैं इसको ऑनलाइन कर रहा हूँ। पढ़ते हैं आगे। अबाउट जीएसटी रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझते रहना, नोट भी करते रहना। सर प्लीज 11 पॉइंट दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है। कांचन दोबारा कर देता हूँ, डोंट वरी। 11 पॉइंट में मैंने क्या बताया था बेटा? मैंने बताया था जो ज्यूरी वाली डिटेल्स होती है, यानी कि जो आपकी कमिश्नरेट होता है, कमिश्नरेट मतलब जहाँ पर आपके जो लीगल फाइल्स होती है कहाँ सबमिट होती है, ये वो डिटेल्स है जहाँ पर लीगल एरिया जिसके अंदर अंतर्गत आपकी कंपनी आती है। मान लीजिए मैंने बोला खिड़की नंबर 1 में वो लोग जाएं जिनका नाम ए से लेकर एस तक है, खिड़की नंबर 2 में वो लोग जाएं जिनकी उम्र 20 से ज्यादा है। तो मैंने एक तरीके से सिस्टम क्रिएट करना है। उसी प्रकार से एक सिस्टम है जहाँ पर डिवीजन कोड, रेंज कोड हमें डालना पड़ता है, और उसके लिए वेबसाइट में जाकर आपको देखना पड़ेगा। सिंपल। अब बात करते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहला, प्री जीएसटी बिजनेस हैव 10 फॉर वैट एंड सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर सर्विस टैक्स। जीएसटी से पहले जो लोग ट्रेडिंग का बिजनेस करते थे उनके पास 10 नंबर होता था वैट चार्ज करने के लिए। उनके पास 10 नंबर होता था वैट चार्ज करने के लिए। 10 नंबर ये डिफाइन करता था कि वो एक रजिस्टर्ड डीलर है जो गुड्स बेचते हैं, और उनके पास सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर होता था सर्विसेज बेचने, ठीक है। ये जीएसटी से पहले की बात है। अब सभी बिजनेस को यूनिफाइड होना पड़ता है एक ही टैक्स सिस्टम में, जिसको हम जीएसटी बोलते हैं, यूनिफाइड टैक्स रजिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस। आपको अपने बिजनेस का एक यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप पहले वैट या सर्विस टैक्स में डील करते थे तो जीएसटी कहता है आपको एक यूनिफाइड टैक्स रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। यूनिफाइड का मतलब क्या है? आपको एक रजिस्ट्रेशन चाहिए केवल, चाहे आप गुड्स बेच रहे हो चाहे सर्विसेज बेच रहे हो। फिर आता है 4th पॉइंट, जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड होने का मतलब क्या होता है? Being registered under GST means government recognized you as a supplier of goods and services. मान लीजिए आपके पास आईडी कार्ड है, तो मैम आपका आईडी कार्ड चेक करने आती है, तो मैम आईडी कार्ड जब चेक करने आती है तो ये चेक करती है कि whether you are a recognized candidate, recognized student of NIPS website or not. तो वैसे ही जीएसटी के अंदर अगर आपका रजिस्ट्रेशन है तो इसका मतलब क्या है? गवर्नमेंट आपको रिकॉग्नाइज करती है। रिकॉग्नाइज मतलब जैसे बिग बॉस की आंख है, ठीक है। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है गवर्नमेंट आपको समझती है कि आप एक लीगल टैक्सेबल पर्सन हो जो जीएसटी के अंदर गुड्स या सर्विसेज बेचता है, इसलिए रजिस्ट्रेशन लेना होता है जीएसटी में। अगला पॉइंट, इन जीएसटी रेजिम, रेजिम मतलब सिस्टम, जीएसटी के सिस्टम के अंदर बिजनेसेस हुज टर्नओवर एक्सीड्स ₹40 लाख इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर एज ए नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन। ऐसे बिजनेसेस जिनका टर्नओवर मतलब पूरे साल भर की सेल्स अगर 40 लाख से ऊपर होती है तो उनको नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन के तहत जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। 40 लाख टर्नओवर की लिमिट है, इस दायरे को आप क्रॉस करते हैं आपको जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के अंदर आना पड़ेगा, आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। छठा पॉइंट, द प्रोसेस ऑफ रजिस्टरिंग अवर बिजनेस इज कॉल्ड जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जीएसटी रजिस्ट्रेशन वो प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया को कंप्लीट करके आपके पास जीएसटी नंबर आता है, उस प्रक्रिया का नाम ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन है। तो ये 6 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए जो मुझे आपको बताने थे। अब हम पढ़ते हैं फॉर्मेट ऑफ जीएसटी। जब आप जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड हो जाते हो तब आपको एक जीएसटी नंबर मिलता है, GS10। ये हर एक व्यापारी को जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के अंदर रजिस्टर्ड है उसको अपने टैक्स इनवॉइस में ये पूरा नंबर डिफाइन करना पड़ता है, शो करना पड़ता है, जो कि 15 डिजिट का होता है। इस 15 डिजिट के नंबर को आपको अपने बिल में शो करना होगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। अब यहाँ पर 15 डिजिट के इस नंबर में जो शुरुआत की 2 डिजिट होती है वो होता है आपका स्टेट कोड।
09 का मतलब होता है आप यूपी के व्यापारी हो, अगर ये 07 होगा तो आप दिल्ली के व्यापारी हो, ठीक है। तो 09 स्टेट कोड होता है। उसके बाद DMIP के 5432A यानी कि 5 अल्फाबेट, 4 नंबर और 1 अल्फाबेट से होता है आपका पैन नंबर। पैन नंबर होता है आपका परमानेंट अकाउंट नंबर। परमानेंट अकाउंट नंबर ये डिफाइन करता है गवर्नमेंट को कि आप कितना गवर्नमेंट को टैक्स देते हो। ये पैन नंबर से गवर्नमेंट ये ट्रैक करते हैं कि आप अपनी इनकम के अगेंस्ट कितने टैक्सेस उन्हें देते हो, ठीक है। तो DMIP के 5432A ये आपका पैन नंबर होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर, और ये आपको अपने GST नंबर में मिलेगा, मतलब अपने आप ही डिफाइन हो जाएगा क्योंकि आप अपना पैन कार्ड का प्रूफ डिफाइन करोगे ना। फिर आता है ये वाली संख्या। ये संख्या कौन से नंबर की है बताओ? तो आलोक कह रहे हैं 13। देख लेते हैं जरा एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। वेरी गुड आलोक। 13 डिजिट जो आपकी है वो है आपका बिजनेस वर्टिकल। बिजनेस वर्टिकल का मतलब अनिल कह रहे हैं कितने बिजनेस है हमारे, पूरी तरीके से क्लियर नहीं है। बिजनेस वर्टिकल का मतलब होता है कि कौन से नंबर का आपका बिजनेस है जिसमें आप अलग काम कर रहे हैं। डिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट ऑफ योर बिजनेस इज कॉल्ड बिजनेस वर्टिकल, जिसको हम बाद में डेफिनेशन में क्लियर करेंगे। और Z बाय डिफॉल्ट होता है, और जो Q होता है ये फॉर्मूला जो होता है, जो GST नंबर अपना डिफाइन करने के लिए होता है, ये सिस्टम खुद ही जनरेट करता है। Q जैसे QR कोड होता है, आपके पास आपका पास OTP आया, तो OTP क्या आया, एक नंबर आया, उस नंबर के पीछे कोई लॉजिक नहीं है, वैसे ये नंबर होते हैं लास्ट। तो ये पूरा का पूरा GST नंबर का फॉर्मेट है जिसमें मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट आपको इस GST नंबर के तहत ये देखती है कि आप किस राज्य के अंदर धंधा कर रहे हो। इस पैन नंबर के तहत आपके इनकम के अगेंस्ट कितने टैक्सेस आपने अभी तक दे दिए हैं, इससे आपकी इनकम पूरी तरीके से ट्रैक हो जाती है। और ये बताता है आपका कौन से नंबर का बिजनेस है। अगर ये 1 के बाद ये 2 है तो उसका मतलब उस व्यापारी के पास बहुत टर्नओवर है, बहुत पैसा है। अगर 3 है, 4 है, 7 है, इसका मतलब उसका नंबर ऑफ बिजनेस 7वां चल रहा है अभी। तो ये है जी फॉर्मेट ऑफ GST। 15 डिजिट का GST नंबर है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। पढ़ते हैं आगे, बात करते हैं थ्रेशोल्ड लिमिट की। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होती है? थ्रेशोल्ड लिमिट वह लिमिट होती है जिसको क्रॉस करने के बाद आपको GST के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। ये वो लिमिट होती है जिसके क्रॉस करने के बाद आपको लीगली कानून की नजरों में आना ही पड़ेगा। आप कानून की नजरों में आ जाते हैं, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड लिमिट। तो सबके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? अगर आप वस्तु का धंधा कर रहे हो, वस्तु बेच रहे हैं यानी कि गुड्स बेच रहे हो, तो 40 लाख लिमिट है। मान लीजिए कोई व्यापारी है जिसने 2017 में बिजनेस स्टार्ट किया और 2017 से लेकर सन 2018 यानी कि 1 अप्रैल 2017 से लेकर 31 मार्च 2018 तक उसका टर्नओवर 40 लाख रुपए हुआ, तो ध्यान रखना 40 लाख में उसको GST रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। अगर उसका टर्नओवर 40 लाख 1 रुपया होता है तो 2018 से लेकर 2019 के फाइनेंशियल ईयर में जो भी वो गुड्स बेचेगा उसको GST नंबर दिखाना ही पड़ेगा। ये बात है गुड्स की। जहां तक सर्विसेज का सवाल है, अगर आपका टर्नओवर सर्विसेज का है और आप काम करते हो सर्विसेज देने का, जैसे आप इंटरनेट की सर्विसेज दे रहे हो, कार्गो हैंडलिंग हो गया, केटरिंग हो गया, आउटडोर केटरिंग, ठीक है, तो जो भी सर्विसेज आप दे रहे हो, बीइंग अ CA आप एक फर्म चला रहे हो, तो ये जो सर्विसेज आप दे रहे हो अगर इसका टर्नओवर पूरे साल का 20 लाख से ऊपर हुआ तो आपको GST के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। यानी कि ये वो लिमिट्स है जो गवर्नमेंट ने सेट कर दी। पहले ये 20 लाख थी, इसको बढ़ा के 40 लाख कर दिया गया है। तो इसमें मैंने आपको इस स्लाइड में बताया कि थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है GST के अंदर। अगर आप गुड्स बेचते हो और पूरे साल भर आपने गुड्स बेच बेच के 40 लाख से ऊपर की सेल्स कर दी तो आपको GST के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और पूरे साल सर्विसेज दे के आपके बिजनेस का टर्नओवर 20 लाख से ऊपर हो गया तो आपको GST का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। बात करते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट की। ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट में गवर्नमेंट जानबूझ के छुटकारा देती है थोड़ा सा, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। इनमें 10 लाख की लिमिट है। चाहे आप इस जगह पर, इस राज्यों में आप चाहे आपका टर्नओवर 10 लाख से ऊपर होगा, जैसे ही 10 लाख से ऊपर जाएगा आपको इसके अंदर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, इनका कहना। तो ये थ्रेशोल्ड लिमिट होती है। थ्रेशोल्ड लिमिट को आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो डेफिनेशन के रूप में, टर्नओवर लिमिट। टर्नओवर लिमिट, threshold limit is a turnover limit
थ्रेशोल्ड लिमिट इज अ टर्नओवर लिमिट जिसको क्रॉस करने के बाद हमें रजिस्ट्रेशन जिसको क्रॉस करने के बाद हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। थ्रेशोल्ड लिमिट इज अ टर्नओवर लिमिट जिसको क्रॉस करने के बाद हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। और सिंपली बोलूं, एक ऐसी लिमिट जिसको क्रॉस करने के बाद आपको कानूनी दायरे से काम करना है, लीगली वर्क करना है। ऐसा नहीं पहले आप लीगली नहीं कर रहे थे, पर आपको अब और आपको लीगली बाइंड होकर वर्क करना पड़ेगा। ये आपको टीडीएस के केस में समझ में आएगा जब आप रेंट पे करते हो 1,80,000 रुपये से ऊपर अगर आपका टोटल एक्सपेंस हो गया पूरे साल का, तो आपको टीडीएस काट के पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि थ्रेशोल्ड लिमिट रेंट के केस में 1,80,000। बात करते हैं आगे फटाफट से। अब कह रहा है हु शुड रजिस्टर अंडर जीएसटी, किसको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ये भी बहुत बड़ा सवाल है, मुद्दा है, क्योंकि जो भी व्यापारी होता है, बिजनेस करता है, उसको क्लियर नहीं होता मुझे जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना है या नहीं लेना। कोई मजे मजे में ले लेते हैं बिना जाने कि कानून क्या है, लॉ क्या है, कितनी रिटर्न फाइलिंग करनी होती है, ये क्लियर नहीं होता, और वो बिना कुछ जाने पहचाने जीएसटी के अंदर घुस जाते हैं। तो बात करते हैं किनको रजिस्ट्रेशन लेना है और किनको, मतलब इम्पोर्टेंट है किसको लेना ही लेना है। तो पहला पॉइंट है बिजनेस हु रजिस्टर्ड अंडर प्री जीएसटी लॉ। ध्यान से समझना है एक पॉइंट को, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ऐसे व्यापारी लोग, ऐसे बिजनेसमैन जो रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जो अपने बिजनेस को रजिस्टर कर चुके हैं जीएसटी से पहले कानून में। मान लीजिए कोई व्यापारी है जिसके पास टिन नंबर था, कोई व्यापारी है जिसके पास सर्विस टैक्स नंबर था, तो ऐसे व्यापारियों को जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन तो लेना ही लेना है। ये इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, ये पहले प्रायोरिटी में आता है। ठीक है, इसको एक तरीके से माइग्रेशन भी बोल सकते हैं। जैसे एक चिड़िया है या कोई पक्षी है, उस पक्षी ने माइग्रेट किया, एक जगह से दूसरी जगह चली गई। ठीक है, पता नहीं आपको पता ही होगा, पता नहीं कुछ पक्षी है जो एक जगह दूसरी जगह स्थानांतरित होते हैं, पता नहीं क्यों होती है, ये भी कारण है, शायद एनवायरमेंट की वजह से होती है। तो एक तरीके से माइग्रेशन। तो ऐसे बिजनेस जो जीएसटी से पहले, प्री जीएसटी लॉ, यानी कि जीएसटी से पहले जिस भी कानून के अंदर रजिस्टर्ड थे, चाहे वो वैट हो चाहे वो सर्विस टैक्स हो, उनको तो जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना ही लेना है। दूसरे कौन है? बिजनेस विद टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ ₹40 लाख। अगर आपसे कोई पूछे भाई मेरे को जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना, तो आप उससे सिंपली बोलोगे क्या तेरे बिजनेस का टर्नओवर 40 लाख से ऊपर है? वो बोलेगा मतलब आपको सिंपली क्या करना है, उसके पिछले साल की सेल्स चेक करना है और कुछ नहीं करना। उसका पीएनएल अकाउंट खोलना, उसका पीएनएल अकाउंट में देखना कि उसकी नेट सेल्स क्या है। ध्यान रखना, सेल्स नहीं नेट सेल्स, क्योंकि नेट सेल्स ही आपका टर्नओवर है। जो भी आपकी नेट सेल्स होगी, अगर वो 40 लाख से ऊपर हो गई, तो आपको इमीडिएटली बताना भाई तू तो बहुत लेट कर दिया, तूने रजिस्ट्रेशन नहीं अभी तक, इस साल में तो तेरे को जीएसटी का बिल काटना था। 40 लाख इज द लिमिट। थर्ड पॉइंट, पर्सन डूइंग टैक्सेबल इंटरस्टेट सप्लाई। मान लीजिए कोई पर्सन है जो यूपी से डेली ट्रांजैक्शन करता है, तो भाई उसको तो जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना ही लेना है। दैट पर्सन को कंपलसरी जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वो टैक्सेबल इंटरस्टेट सप्लाई करता है। इंटरस्टेट का मतलब होता है एक राज्य से दूसरे राज्य में सप्लाई करना सेल्स की। चौथा पॉइंट, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या फिर नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। अब ये लोग कौन होते हैं? कभी मेले गए हो? बताओ हाँ या ना। मेले गए हो घूमने? तो हाँ जी, सबके सब गए मेले घूमने। तो मेले जब घूमने गए थे तो वहां पर देखा तो इतने सारे वो कुछ भी माल बेचते हैं, वो पूरे साल भर कहाँ रहते हैं? मेले के टाइम पे तो आ जाते हैं, मेले के टाइम पे अपना शॉप खोल देते हैं, पर पूरे साल भर कहाँ रहता है वो खिलौने वाला, ये वाला वो वाला। देखो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होता है, ध्यान समझना है इस चीज को। एक कंपनी है, वो महाराष्ट्र के अंदर रजिस्टर्ड है जीएसटी में, महाराष्ट्र के अंदर जीएसटी में रजिस्टर्ड है। उसको अपना एक इवेंट करना है, और उस इवेंट के अंदर एक वो बिजनेस एक्टिविटी करना चाह रहा है जहाँ पे वो अपने प्रोडक्ट्स बेचना चाह रहा है, मतलब नॉर्मल कैनोपी लगाकर स्टोर बनाना चाह रहा है। ठीक है, तो उसने क्या करा, महाराष्ट्र का वो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, और उसको एक इवेंट करना है दिल्ली में, और वो रजिस्टर्ड भी है जीएसटी के अंदर। तो ध्यान रखना, जब वो दिल्ली के अंदर वो इवेंट करेगा, तो वहां पर उस जगह पर वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कहलाएगा।
पूरा रिकॉर्डिंग को ध्यान से सुन लेना और एग्जांपल भी नोट कर लेना। मैंने बोला एक कंपनी है जो महाराष्ट्र के अंदर रजिस्टर्ड है जीएसटी के अंदर, उसको एक इवेंट मैनेजमेंट करना है एक दूसरी स्टेट के अंदर, और दूसरी स्टेट में जब वो जा रहा है तो कैजुअली जा रहा है। समझ पा रहे हैं इसको? वो कैजुअली जा रहा है क्योंकि दूसरी स्टेट में वो जीएसटी नंबर नहीं है उसका, और वो बिजनेस कर रहा है उस स्टेट में, दूसरी स्टेट में। महाराष्ट्र में करता है तो बिल्कुल लीगली कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर दिल्ली करेगा तो समस्या है। समस्या क्या है? वो ये है कि भाई उसके पास कोई लीगल नंबर नहीं। तो ऐसे लोगों को भी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। तो जो भी लोग सीजनल बिजनेस करते हैं, जिसको सीजनल बिजनेस बोलते हैं, वो होते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, जिनको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। और ऐसे लोग जो नॉन रेसिडेंट हैं, जो बाहर के हैं फॉरेन और यहाँ पर आके बिजनेस करते हैं, उनको बोलते हैं नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। उनको भी लेना ही लेना है, क्योंकि सिंपली बात है, गवर्नमेंट ये देखना चाहती है जो बाहर से पर्सन आया है, ठीक है, वो कर क्या रहा है। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज जस्ट अ वे of government to find out what that person is doing in my country. एजेंट ऑफ सप्लायर, जो सप्लायर का एजेंट होगा, जो सप्लायर के बिहाफ में काम करेगा और बिजनेस खोल के बैठ रखा है, उस एजेंट को भी रजिस्टर्ड होना पड़ेगा जीएसटी के अंदर। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, अब ये कौन होता है? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, देखो ध्यान से समझो, सामने एक इमेज है आपके सामने, इस इमेज से मैं क्लियर करवाता हूँ। तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होता है हेडक्वार्टर। कोई भी कंपनी, उसका जो हेडक्वार्टर है ना, वो होता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, जो खुद बीच में बैठ के अपने ब्रांचेस को चला रहा है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का आपको पता है हेडक्वार्टर कहाँ है? किसी को पता है तो जवाब दो, 5 सेकंड है आपके पास। नहीं पता? माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर है रिचमंड वॉशिंगटन यूएस में, ठीक है। तो अगर मैं उसी का एग्जांपल दूं या फिर किसी इंस्टीट्यूशन का एग्जांपल दूं, तो वो इंस्टीट्यूशन क्या करेगा, कोई कंपनी क्या करेगी, वो क्या करता है, अपनी 1 2 3 4 5 ब्रांचेस के लिए सॉफ्टवेयर खरीदता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर खरीदता है। और वो सॉफ्टवेयर जब खरीदेगा 5 ब्रांचेस के लिए, तो उसके पास आईटीसी भी होगा, इनपुट टैक्स जो उसने पे करा है। तो आईएसडी का मेन काम क्या होता है? बीच में बैठ के अपना आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट करना अपनी ब्रांचेस। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होता है मेन हेडक्वार्टर, जो बीच में बैठ के अपनी ब्रांचेस को ऑपरेट कर रहा होता है, और उनके लिए जो भी माल खरीदता है, सर्विसेज खरीदता है, और इस पे जो टैक्स पे करता है, उसका आईटीसी वो उन सभी ब्रांचेस को डिस्ट्रीब्यूट भी करता है। यही होता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। इसको आपको बस इतना समझना है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर इज द मेन हेडक्वार्टर एनी कंपनी, जो अपनी ब्रांचेस को ऑपरेट करता है। हमने पढ़ लिया 1 2 3 4 5 6 7। मजा आ रहा है सबको? ठीक है। 7वां पॉइंट, पर्सन हु पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ऐसा पर्सन जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है। अब मैं आपके सामने एक इमेज दिखाऊंगा, उस इमेज को देखने के बाद ही आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, बट शर्त ये है जहां मेरा इशारा हो वहीं देखना। मैंने भी पॉइंट क्या बोला? मैंने पॉइंट ये बोला कि किसे रजिस्ट्रेशन लेना है जीएसटी के अंदर, तो उस पर्सन को भी लेना है जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत जीएसटी गवर्नमेंट को पे करता है, टैक्स गवर्नमेंट को पे करेगा। कैसे देते? ध्यान समझो, आपको पहले यहाँ आना, यहाँ पर देखिए, ये रिसिपिएंट है और ये सप्लायर है। सप्लायर का काम है माल बेचना, रिसिपिएंट का काम है पैसा देना। एक हाथ से ले, एक हाथ से दे। तो सप्लायर ने एक हाथ से क्या दिया? माल भेजा, गुड्स भेजी, सर्विसेज सेल करी। 2 ही चीजें सेल कर सकता है, या तो प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज, ठीक है। और रिसिपिएंट ने क्या करा? उसके बदले उसको अमाउंट पे कर दी। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सप्लायर और रिसिपिएंट के बीच में पेज फॉर गुड्स और सर्विसेज एज वेल एज टैक्स। ध्यान समझना, पेज फॉर गुड्स और सर्विसेज एज वेल एज टैक्स, मतलब टैक्स के साथ रिसिपिएंट ने गुड्स या सर्विसेज का पैसा भी सप्लायर को दे दिया और टैक्स भी दे दिया। सप्लायर क्या करेगा? वो टैक्स गवर्नमेंट को जाकर जमा करेगा, बिफोर इट्स द टैक्स। ये तो नॉर्मल जीएसटी का प्रोसेस है, नॉर्मल टैक्सेशन का प्रोसेस है। बट यहाँ देखो क्या है, इस वाले प्रोसेस को समझने की कोशिश करो कि क्यों ऐसा कहा गया जो रिसिपिएंट है उसको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ध्यान से समझना, अपनी अवेयरनेस लेवल बढ़ा लो, पूरा फोकस करो और ध्यान से मेरी एक बात को सुनना और समझना, तुरंत पॉइंट आ जाएगा दिमाग में और लाइफ टाइम के लिए सेव हो जाएगा। लेट्स गो। जो रिसिपिएंट है उसको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन यहाँ पर इसलिए लेना है गाइस, क्योंकि वो जो गुड्स या सर्विसेज सप्लायर से खरीद रहा है, वो केवल उसको उसका पैसा दे रहा है। किसका पैसा? गुड्स और सर्विसेज का। अब सवाल आता है वो उतना ही पैसा उसको क्यों दे रहा है जितने पैसे को उसने चीज खरीदी है? क्योंकि सप्लायर जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं है। जब सप्लायर ने जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं लिया होता और आप एज अ रिसिपिएंट उससे माल खरीदते हो या सर्विसेज खरीदते हो,
तब आपकी जिम्मेदारी हो जाती है कि आपको गवर्नमेंट को टैक्स जमा करना है। इसी को बोलते हैं रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज का मतलब क्या हुआ कि पहले सप्लायर के ऊपर लायबिलिटी थी गवर्नमेंट को टैक्स जमा करने की, वो रिवर्स हो गई। रिवर्स का मतलब उल्टी हो गई, अब वो रिसिपिएंट की लायबिलिटी बन गई। अब रिसिपिएंट की जिम्मेदारी है टैक्स जमा करना। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है आप सबसे, इसी पॉइंट से रिलेटेड, चैट बॉक्स में टाइप करना कि रिसिपिएंट की लायबिलिटी क्यों है, बस इतना टाइप करो। चैट बॉक्स में इसका आंसर दे दो। जिसका आंसर मुझे दिख गया मैं समझ जाऊंगा उसको आगे समझ में, जिसको नहीं समझ में आया वो नो लिख देना। फटाफट से इसके साथ टाइप करें कि रिसिपिएंट की टैक्स लायबिलिटी इस वाले एग्जांपल में क्यों है। शिवांगी, अरे यार तुमने सबके सामने लिख दिया। चैट प्राइवेट मैसेज करते हैं बेटा, मैं डिलीट भी नहीं कर सकता। ठीक है जी, ये अनिल भी पूछ हुआ है। आलोक तू कर क्या रहे यार, सबके साथ प्राइवेट प्राइवेट मैसेज करना है ना। शिवांगी ने स्टार्ट कर दिया, मेरी गलती है, मैं भूला भी नहीं। ऋतिक ये क्या जवाब बोल रहे हो? जिसका थोड़ा अजीब जवाब होगा उसको मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो कह रहे हैं देखो सही, आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा, सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है। देखो सप्लायर की जिम्मेदारी होती है हमेशा, जब वो माल बेच रहा है, सर्विसेज बेच रहा है, तो उसको रजिस्ट्रेशन उसके पास होना चाहिए और इसी को गवर्नमेंट को टैक्स जमा करना है। क्योंकि रिसिपिएंट ऐसे सप्लायर से खरीद रहा है जिसके पास, ध्यान समझना, अब एक और लेयर में टच कर रहा हूँ यहाँ पर इस टॉपिक में, क्योंकि रिसिपिएंट ऐसे सप्लायर से परचेज कर रहा है जो सप्लायर जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड ही नहीं है, इसीलिए रिसिपिएंट की जिम्मेदारी है टैक्स गवर्नमेंट को जमा करने की। अब एक बात को ध्यान से समझो, अपनी अवेयरनेस लेवल दोबारा बढ़ा लो, क्योंकि बहुत अच्छा कुछ लेकर जाओगे अगर आपने अवेयरनेस अपनी पूरी रखी है इस टॉपिक में। सुनिए, अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट बोलने वाला हूँ। गवर्नमेंट इनडायरेक्टली इस रिसिपिएंट को तंग करना चाह रही है कि देख तूने, क्योंकि इस अनरजिस्टर्ड डीलर से जिसके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है इससे परचेज किया, इसीलिए तेरे को रजिस्ट्रेशन लेना है और मुझे टैक्स देना है। ठीक है, इसी बहाने इस पर्सन के दिमाग में क्या आएगा, यार मैं क्यों झंझट में पड़ा हूँ, क्यों ना मैं इस व्यापारी से ले लूं जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है। समझ पाए, क्योंकि मैं इस व्यापारी से ले लूं, क्यों ना मैं इस वाले व्यापारी से ले लूं माल जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो अगर मैं इस वाले व्यापारी से लेता हूँ जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है, तो ये डिमोटिवेट हो जाएगा बिजनेस करने के लिए, इसकी सेल्स कम हो जाएगी। जब इसकी सेल्स कम होगी तो ऑटोमेटिकली ये भी जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन तो लेगा। पूरी की पूरी चेन है समझ में, इज दैट क्लियर? तो पूरी की पूरी चेन को ध्यान समझना कि चेन क्या है। चेन ये है कि गवर्नमेंट जानबूझ के रिसिपिएंट को बोल रही है तेरे को टैक्स जमा करना है, जिससे कि रिसिपिएंट इससे माल ही ना खरीदे। क्यों नहीं खरीदेगा? क्योंकि झंझट, रिसिपिएंट फंस रहा है ना इसमें। रिसिपिएंट कैसे फंस रहा है? एक तो परचेज करो, पैसा भी दो, टैक्स भी जमा करके आओ। मैं ना कर रहा, मैं तो इससे खरीदूंगा। तो ऐसा करने से क्या होगा, ये वाला सप्लायर डिमोटिवेट हो गया, इसकी सेल्स कम हो जाएंगी। इसकी सेल्स कम होगी तो ये भी समझ जाएगा कि यार कस्टमर यानी कि जो रिसिपिएंट है, कोई बिजनेस है, मेरे से माल तभी खरीदेगा जब मैं भी रजिस्टर्ड हुआ जीएसटी में। तो चलो मैं आ ही जाता हूँ। ये है जी खेल पूरा। बढ़ते हैं आगे। अगला पॉइंट, ई कॉमर्स ऑपरेटर। कोई अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर है, जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जो इंडिया में ऑपरेट कर रहा है अपने बिजनेस को, तो ऐसे ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को भी जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। और सेलर्स जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में माल बेच रहे हैं, सेलर्स और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन होते हैं? जैसे क्लाउड टेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। क्लाउड टेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड क्या कर रहा है, अमेजोन के बिहाफ पे सेल कर रहा है। तो ऐसे शॉप जिससे अमेजोन माल उठाता है और हमें सेल करता है, तो वो होते हैं हमारे सेलर्स और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ठीक है, ई कॉमर्स ऑपरेटर, ध्यान रखना, वह होता है जो धंधा देता है, खुद अपना धंधा नहीं करता। अमेजोन कभी भी अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज नहीं बेचता, वो बात अलग है, वो अपना किंडल वगैरह बेचता है, ई बुक्स बेचता है, वो एक अलग पॉइंट है। बट नॉर्मली अमेजोन क्या करता है, बाकी जो भी बिजनेसेस हैं उनको मोटिवेट करता है कि तुम्हारे ऑर्डर्स यहाँ पर आ चुके हैं, व्हाई डोंट you guys give me your stock, I will deliver it to your customers and I'll pay you the money. Let just create, let me create a ecosystem for you guys. Amazon एक ecosystem create कर रहा है। तो जो sellers है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में, उनको भी जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है।
लास्ट के 5 मिनट्स और हैं। बेनिफिट्स क्या है जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेने के? बहुत बढ़िया बेनिफिट्स मैं आपको बताता हूँ। पहला कि आपको एक तो आईटीसी मिलेगा, याद है आपने ये पढ़ा था, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या? टैक्स बेनिफिट। हमने ये पढ़ा था कि हम उस टाइम पे मिस्टर बी थे, याद है मेरे को, जब हमारा टैक्स लायबिलिटी बना था तो कितने रुपए बना था? 27 रुपए, और हमने ऑलरेडी 18 रुपए दे दिया। तो 27 में से 18 घटा के हम गवर्नमेंट को 9 रुपए दे सकते हैं। तो ये हमने उस टाइम पे पढ़ा था। तो इसी को बोलते हैं आईटीसी। आईटीसी केवल उसी बिजनेस को मिलता है जो जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन इसका होता है। आईटीसी मिलने से क्या होगा? आपका 18 रुपए जब आपको रिटर्न मिल जाएगा तो आपको एक टैक्स बेनिफिट मिल रहा है। गवर्नमेंट को आपके पास 9 रुपए देने हैं, आपकी जेब से 27 नहीं जाएंगे, 18 नहीं जाएंगे, टोटल 9 ही जाएंगे। दूसरा क्या है? मेक इंटरस्टेट सेल्स ट्रांजेक्शन विदाउट रेस्ट्रिक्शंस। बिना रेस्ट्रिक्शंस के, बिना रुकावटों के, अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते हो तो बिना रुकावटों के आप सेल कर सकते हो एक राज्य से दूसरे राज्य में। मान लीजिए आप सेल्स करते हो अपने ही राज्य में, पर इतना अच्छा धंधा नहीं आ रहा है और आपको उसको धंधे को बड़ा करना है, ब्रांचेस खोलनी है, अलग अलग बिजनेसेस करने हैं, फ्रेंचाइजी देनी है, ठीक है। तो अगर आप अपने राज्य से दूसरे राज्य में माल बेचना चाहते हो तो आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, जिससे कि आप इंटरस्टेट लेवल पर सेल कर पाए। तीसरा है ई कॉमर्स वेबसाइट्स। अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट्स क्रिएट करना चाहते हो, जैसे कि क्लाउड टेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने यहाँ कर रखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं सामने फिगर है, तो क्लाउड टेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने ई कॉमर्स वेबसाइट पर अपने आपको रजिस्टर कर रखा है। इस वजह से ये बड़े लेवल पर धंधा कर पा रहा है, ऑनलाइन धंधा कर पा रहा है, ठीक है। ऑनलाइन गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी, तभी करेगी जब आप गवर्नमेंट के दायरे में होगे, यानी कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होगा। और लास्ट पॉइंट है, हैव अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कंपेयर टू अदर बिजनेस। आपके पास एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रहेगी नॉर्मल बिजनेस के मुकाबले। कैसे? क्योंकि अगर आपने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन तब भी ले लिया जब आप 40 लाख के ऊपर भी नहीं गए, तब भी आपने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले लिया, तो इससे क्या होगा? आप अपने कंप्लायंसेस को अगर प्रॉपर तरीके से फुलफिल करोगे तो आपकी जो रेटिंग्स है, जो जीएसटी पोर्टल में गवर्नमेंट हमें देती है 0 से लेकर 10 तक, अगर आपकी रेटिंग्स 10/10 है तो नॉर्मल बिजनेस आपके ऊपर सपोर्ट कर पाएगा। नॉर्मल बिजनेस जब भी किसी को ऑर्डर देता है तो वो चेक करता है कि जीएसटी पोर्टल के अंदर उसकी रेटिंग्स कितनी है। रेटिंग्स क्यों चेक करता है? क्योंकि अगर मेरा व्यापारी जिससे मैं माल खरीद रहा हूँ, अगर वो टाइम पे रिटर्न फाइल करेगा तभी मुझे आईटीसी मिलेगा। इस बात को ध्यान समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट में बोल रहा हूँ। जो व्यापारी परचेज करता है किसी दूसरे व्यापारी से, तो जिस व्यापारी से उसने परचेज करा है, अगर उस व्यापारी ने टाइम पे रिटर्न फाइल नहीं करी तो परचेजर वाले व्यापारी को आईटीसी नहीं मिल पाएगा, यानी कि टैक्स बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, यानी कि 18 रुपये माइनस नहीं कर पाएगा टैक्स। थोड़ा हो सकता है मैं जल्दी बोल रहा हूँ, मेरे को बताना कि मैं जल्दी बोल रहा हूँ तो, ठीक है। तो ये बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। इसीलिए हम ये चेक करते हैं कि जिस व्यापारी से माल खरीदने वाले हैं उसकी जीएसटी रेटिंग क्या है, और जीएसटी रेटिंग गवर्नमेंट निर्धारित करती है अपने पोर्टल में। तो आप ये पोर्टल में रेटिंग्स को चेक करके तय कर सकते हो आई शुड ट्रस्ट ऑन दिस बिजनेस और नॉट, क्या मुझे विश्वास करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जीएसटी कंप्लायंस रेटिंग का मतलब क्या है? कि वो कितना टाइम पे रिटर्न फाइल करता है। लास्ट में मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहूंगा पेनल्टी वाला, जो आपका होमवर्क है, कि अगर हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन फाइल नहीं करते हैं तो क्या पेनल्टीज लगेगी। ये होमवर्क आपको करना है। कल आपकी कोई क्लास नहीं है, अब आपकी नेक्स्ट क्लास वेडनेसडे को होगी। वेडनेसडे को मैं ऑनलाइन प्रोसेस बताऊंगा, प्लस ये प्रेजेंटेशन मैं आपको सेंड कर दूंगा बाय मेल एंड होमवर्क ऑल्सो। ये कंप्लीशन करके मुझे कल शाम तक आप मेल कर देना बड़े आराम से, ठीक है गाइस। तो लास्ट में मैं अंजलि मैम, लास्ट में मैं आप सबसे बस ओके चाहूंगा, मैसेज बॉक्स में टाइप कर दीजिए अगर आपको मजा आया आज क्लास में, क्योंकि बहुत मेहनत लगी थी इस क्लास को क्रिएट करने में आप सबके लिए, ठीक है। यू गाइस आर द मोटिवेशन फॉर NIPS वेबसाइट एंड थैंक यू फॉर कीप मोटिवेटिंग अस। तो मुझे लगता है इंग्लिश में कर रहा हूँ, बट दीज वर्ड्स आर ट्रू, ठीक है। लास्ट में मैं अंजलि मैम को इनवाइट करूंगा, वो आपसे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेना चाहेंगे फीस के रिगार्डिंग, ठीक है। तो ध्यान से उनको फीडबैक देना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये सर आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग थी। थैंक यू आशुतोष, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू, अगर मज़ा आ गया, थैंक यू आशुतोष। बस यार तुम्हारे मज़े ही तो चाहिए और क्या चाहिए। थैंक यू सर, यू आर वेलकम। ठीक है जी अंजलि मैम, अब आप लाइन पे आ सकते हैं।